दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल इंडिया पॉडकास्ट पर स्वागत है। इस चैनल पर मैं सुनाऊंगा आप सभी को कहानियां जो जिंदगी से जुड़ी हैं, आपकी और मेरी जिंदगी से। मेरा नाम है प्रशांत केविन और आज मैं आपको अपनी लिखी कहानी सुनाने वाला हूं। कहानी का नाम है 12 साल पुराना प्यार। चलिए शुरू करते हैं। कुछ कहानियां सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती हैं, कुछ आंसू सिर्फ पन्नों तक ही सीमित रहें तो बेहतर होता है। ऐसा कहते हुए देव ने रिपोर्टर का जवाब दिया। दर्जनों की भीड़ में आए रिपोर्टर आज एक 5 सितारा होटल में अपने सवालों की पोटली के साथ आ धमके थे। देव की किताब 12 साल पुराना प्यार एक नेशनल बेस्ट सेलर घोषित हो चुका था। पिछले 7 महीनों में 3 लाख से भी ज्यादा कॉपी बिक चुकी थी और 6 बार रिप्रिंट होकर आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी। रिपोर्टर्स के सारे सवालों का जवाब देने के बाद देव वापस अपने होटल के कमरे में जाकर अपने जेब से एक सिगरेट निकालकर बालकनी में रखे कुर्सी पर बैठ जाता है। शाम हो चली थी। आसमान में सतरंगी रंग घुलना शुरू हो चुका था। हवा की रफ्तार भी धीरे धीरे बढ़ रही थी और देव की नज़र आसमान में कहीं खो चुकी थी। वो आसमान की नीली चादर को देखकर ये सोच रहा था कि क्या वृंदा भी इस डूबते सूरज को अभी देख रही होगी। वृंदा वही लड़की थी जिसका नाम देव ने कहानी में बदलकर मनोरमा रख दिया था। तभी देव का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने अपनी फोन की स्क्रीन की ओर देखा तो वाइफी नाम से सुधा का नंबर स्क्रीन पर दिख रहा था। देव ने फोन काट दिया। अभी उसका मन बहुत भारी था। उसे मालूम था कि वो चाहकर भी अभी अपनी पत्नी सुधा से बात नहीं कर पाएगा। सुधा के सवालों का डर नहीं था उसे। अगर डर था तो बस इस बात का कि क्या सुधा उसकी खामोशी को सहन कर पाएगी। देव अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। इस 5 सितारा होटल के हर कमरे के बाहर एक डोरबेल की सुविधा मौजूद है, मगर देव की सख्त हिदायत थी कि कोई भी डोरबेल ना बजाए। जिसे भी अंदर आना है वो दस्तक देकर भीतर आ सकता था। देव ने मुड़कर देखा तो महक, देव की मैनेजर, कुछ फाइलों के साथ अंदर कमरे में दाखिल हुई और सीधा बालकनी में जाकर देव के सामने वाली सीट पर बैठ गई। देव महक को सालों से जानता था। वो उसके मैनेजर के साथ साथ एक अच्छी दोस्त भी थी। तुम ठीक तो हो? महक ने पूछा। देव ने झूठी मुस्कुराहट से सर हाँ में हिलाकर जवाब दिया। तुम्हारा आखिरी इंटरव्यू आज शाम 7 बजे है और कल की टिकट्स बुक हो चुकी हैं। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इस इंटरव्यू में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा। एक लीडिंग न्यूज़पेपर की जानी मानी रिपोर्टर है और ब्लॉगर भी। आहिरा नाम है उसका। देव अपनी कुर्सी से उठकर कमरे में से वाइन की बोतल उठाकर बाहर ले आया। तुम लोगी? देव ने पूछा। नहीं, अभी नहीं। मेरी 10 मिनट बाद पीआर के साथ मीटिंग है और फिर पब्लिशर के साथ, महक ने कहा। ऐसा करो, कल की फ्लाइट की टिकट्स कैंसिल कर दो। मैं फ्लाइट से नहीं जाना चाहता। कोई टैक्सी या कैब बुक कर लो। महक ने कोई सवाल नहीं पूछा। उसने अपने नोटपैड में वो नोट कर लिया और वो वहां से चली गई। 1 घंटे बाद देव तैयार होकर नीचे कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचा जो कि उस इंटरव्यू के लिए बुक्ड था। वो उस तरफ रवाना हो गया। नीचे कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचकर देव ने देखा कि एक लड़की जो करीबन उसी की उम्र की थी उसकी राह देख रही थी। साथ में एक लड़का था जो कैमरा के पास खड़ा था। देव को याद आया महक ने उसका नाम आहिरा बताया था। उसने देखा आहिरा के हाथों में कई सारे पेपर्स और फाइल्स हैं। जाने क्या ढूंढ रही थी वो, मशरूफ थी। हॉल का दरवाजा खुलते ही आहिरा ने देव को पहली दफा देखा। इससे पहले तो बस उसने न्यूज चैनल और पेपर्स और इंटरनेट पर ही उसकी तस्वीरें देखी थी, मगर आज वो पहली बार उसे सामने से देख रही थी। देव के वेलकम के लिए आहिरा ने जो फूलों का गुलदस्ता वो साथ लेकर आई थी उसे लेकर वो खड़ी हो गई। हाय, आई एम आहिरा कपूर। वो गुलदस्ता देते हुए देव की तरफ हल्की सी स्माइल की। आई एम देव, अब तो सभी जानते हैं आपको, आहिरा ने कहा। देव ने वो गुलदस्ता लेकर साथ वाली कुर्सी पर रख दिया और कॉन्फ्रेंस हॉल के चारों ओर देखने लगा। आप किसी को ढूंढ रहे हैं? आहिरा ने पूछा। नहीं, देव ने आहिरा को देखे बिना जवाब दिया
और आखिरकार उसकी नज़र एक जगह आकर टिक गई। क्या हम उस जगह चलकर इंटरव्यू कर सकते हैं, उस खिड़की के पास? देव ने उंगली से इशारा करते हुए कहा। आहिरा को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। उसके कैमरामैन ने सारा सेटिंग कर दिया था, सारा बैकग्राउंड फोकस सब कुछ चेक कर लिया था। अब आखिरी वक्त पर फिर से सारा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, फिर से सारी सेटिंग करनी पड़ेगी, फिर से सारा बैकग्राउंड और फ्रेम बनाना पड़ेगा। लेकिन आहिरा और उसके कैमरामैन ने यह सब उसे कुछ नहीं कहा और वो सीधे उस खिड़की के पास चले गए जहां पर देव जाकर बैठा था। क्या कुछ खास बात है इस कॉर्नर की? आहिरा ने पूछा। एक गहरी सांस लेते हुए देव ने कहा, नहीं, कुछ खास बात नहीं है, बस यूं ही, और उस सवाल को टाल गया। कुछ ही मिनटों में कैमरामैन ने सारी तैयारी कर ली और आहिरा की तरफ देखते हुए थम्स अप का इशारा किया। तो शुरू करें? आहिरा ने देव से पूछा। बिल्कुल, आपके मैनेजर ने कहा है कि मैं आपसे कोई भी पर्सनल सवाल ना करूं, आहिरा ने बताया। और आप क्या चाहती हैं? एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, उन सारे सवालों का जवाब जो लाखों रीडर्स जानना चाहते हैं। मैं ऊपरी ऊपरी इंटरव्यू नहीं करना चाहती कि आपकी अगली किताब कब आएगी, आपने किताब कैसे लिखी और कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हैं अगली किताब के लिए, और आप क्या चाहते हैं, आपने कौन सी डील साइन की। ठीक है, देव ने जवाब दिया, लेकिन मेरी एक शर्त है। देव अभी भी आसमान की तरफ देख रहा था। कैसी शर्त? आयरा ने पूछा। आप मुझसे कोई भी सवाल कर सकती हैं और उसके बदले मैं भी आपकी जिंदगी के बारे में कोई भी सवाल कर सकता हूं और आपको जवाब भी सच में देना होगा। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो मुझे आपके किसी भी सवाल से परहेज नहीं है। मेरी जिंदगी इतनी भी इंटरेस्टिंग नहीं है मिस्टर देव, यू विल बी डिसअपॉइंटेड, आयरा ने कहा। यही तो बात है, जिंदगी इंटरेस्टिंग नहीं होनी चाहिए, उसके मायने होने चाहिए, देव ने जवाब में कहा। तो इंटरव्यू शुरू करें? आयरा ने पेजेस को एक बार फिर से देखते हुए कहा। आज बारिश होगी, देव ने आसमानों की तरफ देखते हुए कहा। आयरा ने भी आसमान की तरफ देखा मगर उसे कोई भी बादल नजर नहीं आ रहा था। मिस्टर देव, आसमान में एक भी टुकड़ा नहीं है बादल का और आप कह रहे हैं बारिश होगी। चलिए इंटरव्यू शुरू कर, देव ने आयरा की तरफ देखते हुए कहा। आपने किसी एक इंटरव्यू में कहा था कि आपकी ये किताब एक लव स्टोरी नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए आयरा जी, लव स्टोरी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, दोनों मिलते हैं, फिर प्यार होता है, फिर कुछ मुसीबतें आती हैं, ऑब्स्टिकल्स आता है, और फिर या तो एंड में दोनों मिलते हैं या बिछड़ जाते हैं। ये एक प्रॉपर लव स्टोरी है। लेकिन मेरी कहानी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरे कहानी के हीरो हीरोइन कभी मिले ही नहीं थे। वो कभी भी इन रिलेशनशिप जो स्टेटस होता है वो उनके ऊपर कभी ठप्पा लगा ही नहीं। उनको ये कभी मौका ही नहीं मिला था कि वो कह सके वो एक दूसरे से प्यार करते। तो जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, जब लड़का लड़की आपस में मिले ही नहीं, तो फिर ये लव स्टोरी कैसे हुई? देव ने जवाब में कहा। कुछ पल के लिए आयरा देव की तरफ देखती रही। वो कुछ ढूंढ रही थी उसकी आंखों में। उसे शायद नजर भी आ रहा था लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या है। फिर आप इस कहानी को क्या कहेंगे? आयरा ने पूछा। ये कहानी है इंसान की निजी जज्बातों की, बंधनों की, किसी को पूरी शिद्दत से चाहने की। और जब आप किसी को अपने आप से भी ज्यादा चाहने लगते हैं और जब वो इंसान आपको नहीं मिल सकता, फिर जिंदगी में किस तरह की परिवर्तनें आती हैं, बदलाव आती हैं, परेशानियां आती हैं, डिप्रेशन, हार्ट ब्रेक, लोनलीनेस, सोसाइटी के ताने हैं, लोग समझना नहीं चाहते, लोग बात नहीं करना चाहते इस बारे में। लोगों के लिए जिंदगी में और बड़ी बड़ी परेशानियां हैं। कोई लड़की छोड़ गई या प्यार नहीं मिला जिंदगी में, ये लोगों के लिए कोई बहुत अहम नहीं रखता। ये कहानी इन सब चीजों के बारे में है। किसी भी लहजे से एक लव स्टोरी नहीं है, ये एक सैड स्टोरी है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि कुछ कहानियां सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती हैं, कुछ आंसू सिर्फ पन्नों तक ही सीमित रहे तो बेहतर होता है। लेकिन जब वो कहानी असल जिंदगी में कोई जीने लगता है या जीना पड़ता है किसी को, तो वो जिंदगी कैसी होती है, इन्हीं सब बातों को उजागर करती है ये किताब। एक सवाल जो सभी रीडर जानना चाहते हैं कि
क्या ये कहानी आपकी खुद की है या काल्पनिक है? मैंने कई जगह इंटरनेट पे भी पढ़ा, मैंने रिसर्च भी किया है। ऐसे ऐसी ऐसे बहुत सारी अफवाहें हैं या रूमर्स हैं जहां लोग ये कह रहे हैं कि ये कहानी आपकी है, और बहुत सारे हजारों लाखों की संख्या में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ये काल्पनिक है। अब सिर्फ एक आप ही हैं जो इस पूरी के पूरे मुद्दे पर सच्चाई की रोशनी डाल सकते हैं। देव ने कैमरे की ओर सीधा देखते हुए कहा, यह एक काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची कहानी है। वो कहानी जो 12 सालों से मैं जी रहा हूं। इस किताब का हर पन्ना मेरी असल जिंदगी के पन्नों से निकला हुआ है। देव ने जवाब में कहा, आप आखिरी बार कब मिले थे अपनी मनोरमा से? अपनी मनोरमा? आयरा की इस बात को सुनकर देव कुछ पल सोचा और हल्के हाथ से आंखों में घर बनाते आंसुओं को फौरन बेघर कर दिया। मगर आयरा ने उन आंसुओं को ना ही सिर्फ देख लिया था बल्कि पढ़ भी लिया था। काफी वक्त गुजर चुका है उसे देखे हुए। आखिरी बार जब उसे देखा था तो उसके घर पर मुलाकात हुई थी। मुझे छोड़ने वो नीचे तक आई थी। मैं उससे कहना चाहता था कि रोक लो मुझे, मत जाने दो, मगर मैंने कहा नहीं। क्यों नहीं कहा आपने? आयरा ने पूछा। जब जवाब पहले से मालूम हो तो कुछ भी कहने या पूछने से क्या फर्क पड़ता है। देव ने अपना जवाब खत्म किया ही था कि फौरन आयरा ने अपना अगला सवाल देव की तरफ साधा। तो कौन है ये असल जिंदगी में आपकी मनोरमा? कैसी दिखती है वो? आप कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? और आप शादीशुदा होते हुए भी क्या आज भी मनोरमा से प्रेम करते हैं? देव ने आयरा की ओर देखते हुए कहा, जी नहीं। जितना प्रेम मैं मनोरमा से 12 साल पहले करता था, आज उतना नहीं करता। अब पहले से कई गुना ज्यादा करता हूं। हम किसी को कितना चाह सकते हैं ये हमारे हाथ में कहां होता है। कभी हम खुद को झूठ बोल सकते हैं, दुनिया को झूठ बोल सकते हैं, एक नकली जिंदगी जी सकते हैं। और मैं झूठी जिंदगी नहीं जीना चाहता था। और हां, मैं शादीशुदा हूं। ये बात मुझे भी याद है, आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं। मगर किसी से बिना किसी के स्वार्थ के प्रेम करना और उस प्रेम के बदले कुछ ना चाहना, इसमें क्या बुराई है? मगर आपकी पत्नी सुधा, उनका क्या? उनके लिए तो ये एक तरह का धोखा है, आपको नहीं लगता? आयरा ने पूछा। अभी 10 मिनट भी नहीं हुए हैं आपको मुझसे बात करते हुए, लेकिन आपने अपना फरमान जारी कर दिया कि मैंने अपनी पत्नी से धोखा किया है। और सारी दुनिया यही करती है। मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहता इस बारे में, मगर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कुछ चीजें हम इंसानों के हाथ में नहीं होती। मैं क्या महसूस करता हूं मनोरमा को लेकर, ये झूठ में नहीं बोल सकता। इसलिए मैंने सब कुछ सच सच अपनी पत्नी को बता दिया और यह भी बताया कि ये सारी फीलिंग्स एक तरफा है। तो ये धोखा कैसे हुआ? ये तो सच बोलना होगा। मुझे नहीं लगता कि इतनी सच्चाई आज के दौर में कोई बोल भी सकता है, देव ने जवाब में कहा। और आपके सच बोलने पर मनोरमा आपको छोड़कर चली गई। जी हां, वो मुझे छोड़कर चली गई। आपने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की? आयरा ने पूछा। नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम क्या महसूस करते हैं ये हमारे हाथ में नहीं होता है। और मैंने तो सब कुछ सच बताया था। उसके बाद भी अगर वो जाना चाहती थी तो ये उसका फैसला था। हर इंसान को अपना फैसला लेने का हक है और वही करना चाहिए जो उसे ठीक लगता है। और मेरी पत्नी ने भी वही किया जो उसे ठीक लगता था। यहां पे ना वो गलत है ना मैं गलत हूं। बस हालात के बनाए कुछ नियम हैं जो लोगों के जहन में बस चुका है। अब मैं इस बारे में नहीं पढ़ना चाहता कि वो नियम गलत हैं या सही, लेकिन मैं उन नियमों को नहीं मानता। हम इंसान हैं, हमारे अंदर भी फीलिंग्स हैं, और मुझे लगता है कि जो हम फील कर रहे हैं उसे कभी छुपाना या झूठ नहीं बोलना चाहिए। नतीजा क्या होगा, आखिर में क्या होगा, कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, ये सब हमारे हाथ में तय करना नहीं है। हम सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं और वो है अपने आप से सच बोल सकते हैं। और मैंने वही किया। मुझे लगा कि मुझे सच बोलना चाहिए।
मैंने जाकर सब कुछ अपनी पत्नी को सच सच बता दिया। अब इसके बाद उसने क्या फैसला किया ये वो बेहतर जानती है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। आपने बताया नहीं मनोरमा के बारे में। कहाँ है वो, कैसी दिखती है, क्या आज भी आप दोनों में बातचीत होती है? इससे पहले कि देव जवाब देता, आसमान में एक बड़ी सी बिजली कड़की और उसी बिजली के कड़क से आयरा ने देख लिया वो आंसू जो देव अपने रुमाल से छिपाना चाहता था। देव, अगर आप कुछ देर के लिए ब्रेक लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हमें इंटरव्यू थोड़ी देर के लिए रोक कर फिर से वापस चालू कर सकते हैं। थैंक यू, देव ने कहा। और आयरा ने कुछ देर के लिए देव को उसके आंसुओं के साथ अकेला छोड़ दिया। बादल में बिजलियां गरज रही थी। बारिश बादलों से टूटकर बेखौफ जमीन पर गिर रही थी और दूर खड़ी आयरा देव को देख रही थी, जो अपने पहले सिगरेट को खत्म होने के बाद फौरन दूसरा जला लेता है। उस सिगरेट के धुएं में देव ना जाने किसे ढूंढ रहा था, शायद मनोरमा के चेहरे को, जो इसी तरह के किसी धुएं में कभी कभी उसे सामने नजर आता था और फिर गायब हो जाया कर। थोड़ी देर बाद इंटरव्यू फिर शुरू हुआ। जो कभी मनोरमा से ना मिला हो उसके लिए उसे जान पाना या समझ पाना बहुत मुश्किल है। वो ठीक इसी बारिश की तरह है, बिन बताए आती है। जितनी भी शिकायतें होती हैं उन सबको वो धुल कर चली जाती है और जाते जाते जी जाती है एक उम्मीद फिर से लौट आने की। इसी तरह बिना बताए उसकी खामोशी में ना जाने कितने राज दफन है, मगर वो मुझसे बहुत अलग है। उसे भूलना आता है, उसे आगे बढ़ना आता है। शायद इसीलिए आज वो जहाँ है खुश है। कोई एक ऐसी बात मनोरमा की जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो? आयरा ने पूछा। देव ने कुछ देर सोचा और फिर उसने जवाब दिया। कभी कभी जब वो थोड़ी देर के लिए खुद के बनाए बंधनों से बाहर निकलती है तो उसके चेहरे पे एक अलग सी रोशनी होती है। उसकी आवाज़ थोड़ी सी और भारी हो जाती है, उसकी सांसों की रफ्तार थोड़ी सी और तेज हो जाती है। उसे पसंद है अपने बारे में सुनना, मगर सबसे नहीं, कुछ खास लोगों से ही। जब वो गले लगाती है तो लगता है जैसे किसी बेघर को घर मिल गया हो। जब वो मुस्कुरा कर हक जमाती है तो लगता है यही तो जिंदगी है, और भला क्या चाहिए जिंदगी में। आपने बताया देव कि आप अपनी पत्नी से अलग हो चुके हैं और आपकी किताब में लिखा है कि अब मनोरमा भी नहीं है आपकी जिंदगी में और कोई दोस्त भी नहीं है, जहां तक मुझे पता है। फिर कैसे जी रहे हैं आप? जब कोई नहीं होता आपके साथ जीने के लिए तो वक्त बहुत मिलता है ये सोचने के लिए कि ज़िंदगी में करना क्या है। मेरा दिन का सारा वक्त किताबें पढ़ने और लिखने में चला जाता है। और रातें वो कैसे निकलती हैं आपकी? आयरा ने हल्के आवाज़ में पूछा। अंधेरे में खुद को खो देना आसान होता है, मैं भी वही करता हूँ, देव ने जवाब दिया और वापस बारिश की बूंदों को खिड़कियों से लिपट कर गिरते हुए देखने लगा। वैसे कितना वक्त हो चुका है आपको अपने पति से अलग हुए, और आपकी बेटी की कितनी उम्र है? देव ने अचानक से पूछा। सवाल सुनकर आयरा चौंक गई। क्या देव ने मेरा बैकग्राउंड चेक कराया था? आयरा ने सोचा, क्या उसकी मैनेजर को सब कुछ पता था मेरे बारे में? लेकिन ये कैसे हो सकता है? डिवोर्स के पेपर तो मैंने कल ही साइन किए थे और ये इंटरव्यू तो 2 हफ्ते पहले से ही फाइनल हो चुका था। क्या हुआ आयरा जी, किस सोच में पड़ गई आप? अब आपकी बारी है जवाब देने की। आपको भी तो मालूम होना चाहिए कि कैसा लगता है अगर कोई आपसे सबसे निजी बातें सबके सामने पूछे तो दिक्कत होती है ना। मुझे मालूम है कि होती है। आपको मेरे बारे में ये सब कैसे पता लगा? मेरी एक बेटी है, ये बात आपको किसने बताया? आयरा ने गुस्से में पूछा। जब मैं कमरे के अंदर आ रहा था तब आप किसी को मैसेज कर रही थी। मुझे वेलकम करने के लिए आपने फ़ोन को टेबल पर रखा और मुझे फूलों का गुलदस्ता दे दिया, मगर आपके फ़ोन पर जो मैसेज आ रहे थे मैंने उसे देख लिया था। आप किसी नैनी से बात कर रही थी। अब शाम के वक्त जब एक माँ घर पर ना हो तो ऐसे हालात में एक पति बच्चों को संभालने के लिए घर पर ज़रूर होता है, अमूमन बहुत कॉमन है।
लेकिन आप अपने पति से बात नहीं कर रही थी, बल्कि नैनी से बात कर रही थी और ये पूछ रही थी कि रात में डिनर क्या बनेगा। आपने सिंदूर भी नहीं लगाया हुआ है। वैसे तो आजकल बहुत फैशन है ये सिंदूर ना लगाने का, लेकिन मैंने आपके पैरों को देखा। आपने अपने पैरों पर आलता लगाया हुआ है। इसका मतलब कि जो औरत अपने पैरों पर आलता लगा सकती है वो सिंदूर ज़रूर लगाएगी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब है कि आप अपने पति से अलग हो चुकी हैं या जल्द ही होने वाली हैं। आपकी उंगलियों पर वेडिंग रिंग का निशान भी मिट चुका है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि काफ़ी वक्त पहले ही आप अपने मन से अपने पति को अलग कर चुकी थी। और कल वैलेंटाइंस डे है, लेकिन अभी तक आपके फ़ोन पर किसी का मैसेज नहीं आया, ना ही एक भी कॉल। आपको फ़ोन छुपाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। आपका फ़ोन मेरे आँख के सामने पड़ा हुआ है। आपको और बताऊं या इतना काफ़ी है? देव ने पूछा। आहिरा ने भारी आवाज़ में कहा, काफ़ी है। आप सही कह रहे हैं। अलग तो हम दोनों सालों पहले ही हो चुके थे, लेकिन डिवोर्स के पेपर मैंने कल ही साइन किए थे। मेरी एक बेटी है खुशी, वो नैनी के अंडर रहती है। मेरे माँ पापा दोनों अब नहीं हैं, इसलिए नैनी को ही उसको देखभाल करना पड़ता है। और आप मेरा काम तो जानते हैं, मुझे एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, मैं कभी घर पे ज़्यादा वक्त नहीं बिता सकती, इसलिए एक परमानेंट नैनी रखी हुई हूँ जो कि खुशी का ध्यान रख सके। आप भी अकेली हैं मेरी तरह। आप भी समझ सकती हैं इस अकेलेपन को, उन सारे सवालों को जो हर वक्त हमारे भीतर शोर मचाता रहता है, और उन सारे जज्बातों को जिन्हें हम रोज़ किश्तों में धीरे धीरे ख़त्म करते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप दुनिया की भीड़ में रहकर खुद को खो देती हैं और मैं अपने घर के अकेलेपन में खुद को। देव ने कहा। इस बार आयरा ने फिर से ब्रेक लिया और इंटरव्यू को कुछ देर के लिए रोक दिया, लेकिन इस बार ये ब्रेक आयरा ने खुद को संभालने के लिए लिया था। उन सारी बातों से जिनसे वो भाग रही थी या भूल जाना चाहती थी, देव के सवालों ने फिर से उन्हें उसके सामने लाके खड़ा कर दिया। एक कोने में देव बारिश में डूबा हुआ और दूसरी तरफ आहिरा अपने सवालों में। कुछ देर बाद फिर से इंटरव्यू का सिलसिला शुरू होता है। देव, आप क्या मुझे बताएंगे कि कैसा लगता है जब आप किसी से इतनी मोहब्बत करें और आपको उसके बदले मोहब्बत ना मिले? आई एम श्योर कि लाखों लोग हैं जो इस सवाल का जवाब आपसे सुनना चाहते होंगे। आयरा ने पूछा। कैसा लगता है? एक गहरी सांस लेते हुए देव ने कहा, इश्क जब एक तरफा हो तो जिंदगी फिर दिन, महीने या साल में नहीं गिनी जाती। फिर ये जिंदगी गिनी जाती है दर्द के पैमाने से। आज दर्द कितना है, कल दर्द कितना था, कुछ आज से कम था या कल से ज़्यादा, या आज पिछले कुछ दिनों से थोड़ा ज़्यादा है या कुछ कम। और फिर लोग कुछ इस तरह से हम जैसों को कहते हैं कि कुछ दिनों तक तो वो होश में भी नहीं आया था, कुछ महीनों तक तो वो पागलों की तरह उसका नाम लेकर रोता रहा। जब भी बात एक तरफा इश्क की होती है तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि कभी भी हालात हमारे काबू में नहीं होते। कुछ होते हैं जो सब कुछ भूल कर आगे बढ़ जाते हैं, और वो लोग बहुत लकी होते हैं क्योंकि उन्हें हमारी तरह रोज़ एक ही लड़ाई नहीं लड़नी होती। लेकिन हमारा समाज अभी तक इतना समझदार नहीं हुआ कि हम जिस परिस्थिति में रहते हैं उसे वो समझ सके। समाज की नज़रों में हम आवारा हैं, किताबी बातें करते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं, ढोंग करते हैं। समझ नाम की चीज़ नहीं है हमारे अंदर। लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी होता है ये हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन लोग इस बात को नहीं समझ सकते। मुझे नहीं लगता दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान है जो जानबूझकर साल के 365 दिन दुखी रहना चाहता हो, जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वीकेंड्स को वो घंटे 1.5 घंटे किसी डॉक्टर के क्लिनिक पर बैठकर अपनी उन सारी बातों को डिस्कस करना चाहता हो जिससे उसे बात करने में भी शर्म आती हो। जिन्हें अपनी मोहब्बत मिल जाती है ना, उन्हें खुश होना चाहिए क्योंकि खुदा ने उनकी सुन ली। लेकिन इतना घमंड भी नहीं होना चाहिए कि दूसरे के आंसू को वो पानी समझना शुरू कर दे। और ये दर्द कभी खत्म नहीं होता। ये बेचैनी जिसके साथ हम रोज जीते हैं, ये हमारे मरने के साथ ही खत्म होता है। ये उदासी
जिसे लोग नाटक कहते हैं, ढोंग कहते हैं, ओवर रिएक्शन कहते हैं, नासमझी कहते हैं, ये हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन जाती है। आसान नहीं होता किसी को खोकर उसके बिना सारी जिंदगी बिताना। और जो लोग ऐसी जिंदगी बिता रहे हैं, खुदा से रोज मैं एक ही बात मांगता हूं कि उनकी उम्र कम कर दे। रोज तिल तिल कर मरने से अच्छा है ये कहानी ही खत्म हो जाए। और अहिरा जी, आपने मुझसे पूछा था इंटरव्यू से पहले कि मैं इस जगह पे क्यों बैठना चाहता हूँ, क्या खास बात है इस कॉर्नर की। क्योंकि मैं यहाँ से आसमान देख सकता हूँ, क्योंकि सिर्फ यही एक आसमान है जो मैं और मनोरमा साथ साथ बांटते हैं। देव के इस जवाब के बाद आहिरा की आंखों में आंसू थे और सवाल भी खत्म हो चुके थे। बारिश अभी भी मूसलाधार हो रही थी, मानो जैसे शहर की सारी उदासी आज इस बारिश से कुछ देर के लिए धुल जाएगी। कुछ देर के लिए ही सही, मगर देव जैसे लोग जो जिंदगी से लड़ रहे हैं उन्हें कुछ देर के लिए राहत मिल जाएगी। इंटरव्यू खत्म हो गया, सभी अपने अपने रास्ते चले गए। इंटरव्यू 2 दिन बाद टीवी चैनल पर टेलीकास्ट हुआ। आहिरा अपने बेडरूम में बैठकर उस इंटरव्यू को पूरा देखने की कोशिश की, मगर वो देख नहीं पाई। देव की वो बात उसे बार बार याद आ रही थी जो उसने आखिर में कहा था कि खुदा करे हम जैसों की उम्र कम हो जाए। और शायद जिंदगी में पहली बार ऊपर वाले ने देव की सुन ली थी। उस इंटरव्यू को खत्म करने के बाद अगले दिन देव फ्लाइट से ना जाकर गाड़ी से दिल्ली लौट रहा था और उसका एक हाईवे पे एक्सीडेंट हो जाता है। देव की वहीं पे मौत हो जाती है। देव की एक एक्सीडेंट की तस्वीर जो सोशल मीडिया और इंटरनेट पे काफी वायरल हुई थी, उस तस्वीर में भी देव अपनी आंखों से आसमान की तरफ देख रहा है। वही आसमान जो वो मनोरमा के साथ बांटा करता था। 12 साल बाद वो शायद पहली बार मनोरमा के करीब गया होगा, बिना उसके इजाजत के। देव ने ठीक ही कहा था, कुछ कहानियां सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती हैं, कुछ आंसुएं सिर्फ पन्नों तक ही सीमित रहे तो बेहतर होता है। देव की पत्नी ने वो इंटरव्यू कभी नहीं देखा, ऐसा उसने कई जगह कैमरे और इंटरव्यू पे कहा था। और मनोरमा कौन है, कहाँ है, और क्या उसने वो इंटरव्यू देखा या नहीं, और उसने देव की किताब 12 साल पुराना प्यार कभी पढ़ा भी या नहीं, ये कभी कोई नहीं जान पाएगा। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी, और आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी लेकर आऊंगा एक नई कहानी आप लोगों के बीच में। तब तक अलविदा।